हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन या फिर जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में एसएसटी बोला जाता है या फिर एसएससी। तो इसके फ्रेंड्स आज हम लोग अपने कंप्लीटली क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी बेस पर होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट रहेगा कि हमारे एग्जाम में हम लोग अपने 60 में 60 अपने आउट ऑफ ला सकें, ठीक है। तो इसी उद्देश्य को कंप्लीट करते हुए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यानी कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है। आपकी हिंदी की क्लास चली यानी कि चला दी गई है फ्रेंड्स। आपके जो क्लासेस है वीडियो है वो आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी हमने डाल दिया है। और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स हमने अपने प्लेलिस्ट की भी जो लिंक है उसको डाल दिया है। आप लोग जिसे कि ढूंढने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, वो लोग अपने ही क्लास में देखेंगे, उसी जो आपकी वीडियो चल रही होगी उस, ठीक है, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उससे लिंक यानी कि प्ले लिस्ट में जाइएगा और अपने सीडीपी हिंदी और एसएसटी इन तीनों की क्लास फ्रेंड्स आप अपने चैनल लर्न विद अल्पना के माध्यम से कर सकते हैं और अपना जो एग्जाम है आपका 21 जनवरी 2024 को उसमें बेस्ट स्कोर अपना ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने आई होप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में एक शासन के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। और सेकेंड ऑप्शन है कि लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। थर्ड है कि लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ठीक है, चुनने को यानी कि छूट होती है। और चौथा है कि लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें एक शासक के पास देश पर शासन लगाने की संपूर्ण शक्ति होती है, ठीक है। शासन लगाने की जो है वो संपूर्ण फ्रेंड्स शक्ति होती है। ये कथन देखिए आपका गलत होगा, ठीक है। ये कथन गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र में नहीं बल्कि तानाशाही शासन व्यवस्था में होती है, यानी कि जिसमें आप आपके पास शासन के पास देश पर आपके शासन लगाने की शक्ति होती है। तो ये आपके लोकतंत्र में नहीं बल्कि जो आपका तानाशाही होता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। जो तानाशाही शासन व्यवस्था होता है फ्रेंड्स उसमें ये होती है। देखिए फ्रेंड, जो लोकतंत्र में होता है वो अपने जनता के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष विधि से चयन करती है, ठीक है, जो कि जनता के लिए शासन कार्य करता है, ठीक है। और लोकतंत्र में फ्रेंड्स जो लोग होते हैं सरकार के निर्णयों पर प्रश्न भी उठा सकते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं उनको कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार से संबंधित तथा लोग अपने मन पसंद के नेता का चयन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर भी आपको निगेटिव वाले ऑप्शन को बताना है, ठीक है, कि संचार माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जनसंचार के लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। थर्ड ऑप्शन है कि विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। और चौथा है कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप जनसंचार के संदर्भ में, ठीक है, आपको जो कथन है वो सबसे गलत जो होगा फ्रेंड्स, वो जो विज्ञापन है, ठीक है, इसके द्वारा धन कमाया जाता है, ठीक है, यही आपका जो ऑप्शन होगा ये आपका गलत होगा, ठीक है, कि जो विज्ञापन है इनके द्वारा धन कमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा यानी कि जो गलत है। देखिए फ्रेंड, जब वो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जब 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, ठीक है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना। ओ 1 मिनट, ये मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपका मैंने आपको ऑप्शन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था 61 का तो पहला होगा, ठीक है।
लेकिन 62 का मैंने अच्छा 62 क्वेश्चन हमने लिया ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं सोचूं कि मेरा क्या यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है, कि संचार माध्यम की जो कार्यप्रणाली होती है, इसमें नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, बल्कि ये आपका सही है कि जो विज्ञापन द्वारा धन कमाया जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो जो गलत होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका गलत होगा। तो जो गलत होगा वही राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, गलत पूछा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलेंगे। हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन छूट जाने से कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। पहला ऑप्शन है बड़े व्यापारिक घरानों पर, दूसरा है कंपनी क्षेत्र पर, तीसरा ऑप्शन है आपका चैनल की लोकप्रियता पर, और लास्ट आपका चौथा ऑप्शन है दर्शकों की मांग पर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, वो आपकी चैनल की लोकप्रियता पर होता है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, वही आपका जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लॉन्ग होंगे, ठीक है, और हम लोग लॉन्ग है तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, ताकि जो हमारा स्क्रीन है उस पर पूरी तरीके से आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है कि जनहित याचिका, ठीक है, PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि आपको देखिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 दो आपके कथन दिए गए हैं, ठीक है, इस पर आपको विचार करना है और जो सही उत्तर है इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या है कि यह कथन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में अवश्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आपकी जनहित याचिका है फ्रेंड्स, ठीक है, PIL, इसके संदर्भ में पहला ऑप्शन आपका कहता है कथन कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका गलत होगा, ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि एक गलत है और जो दो है वो सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है आपका कि संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में, ठीक है, जो संसद है उनके प्रश्नकाल सत्र के संबंध में, ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसी में बताना, ठीक है, कि जो संसद के प्रश्नकाल के सत्र के संबंध में एक और दो दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। यानी कि जो संसद के प्रश्नकाल है, सॉरी, प्रश्नकाल सत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, इनके संबंध में आपके दो आपके कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से आपको विचार करना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, और फिर आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन, सॉरी, आपका सबसे पहले हम लोग कथन देखेंगे क्या है। पहला आपका कथन है फ्रेंड्स कि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड। देखिए जो सांसद होता है वो सरकार के जो भी कामकाज होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ये आपका गलत होगा फ्रेंड्स। देखिए ये इसमें एक जो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत होगा। देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आपका पहला थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो एक सही है, ठीक है, एक है वो सही है और जो दूसरा कथन है वो गलत होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के देखिए, इस प्रकार के कई क्वेश्चंस इस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस हमने लिया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अगला आपका कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों एक और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। जो न्यायिक समीक्षा है फ्रेंड्स, ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना और जो सही होगा उसको आपको उसी उत्तर को यानी कि चयन करना है, ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स की संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है।
जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए, जब संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून होता है, ठीक है, वो संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो ठीक है, न्यायपालिका जो होती है ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, लेकिन पहला जो है वो सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में है कि एक सही है और जो दो है वो गलत है, ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे नेगेटिव यानी कि गलत वाले ऑप्शन पूछे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि जो भारतीय राज्य है हमारा वो किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह के द्वारा शामिल नहीं है, ठीक है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है कि राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, तो बिल्कुल सही है। जो गलत होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है कि जो राज्य है वो सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, यही आपका गलत है, तो यही सही होगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है आपका अगला कि भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की है, ठीक है, जो भारतीय राज्य की सरकार है वो किस प्रकार की है। अध्यक्षात्मक सरकार, दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा है साम्यवादी सरकार और चौथा है आपका पूंजीवादी सरकार। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी भारतीय राज्य की सरकार है, ठीक है, वो आपके लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भारतीय राज्य की सरकार है वो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स, उसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। और जो आपका क्या है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य है फ्रेंड्स, वो उसका तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लोकतांत्रिक सरकार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वो कौन है, हरिदास है, ज्योतिबा फूले हैं, घासीदास है या फिर नारायण गुरु है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वो आपकी ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो ज्योतिबा फूले हैं ये आपके महाराष्ट्र के एक भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, ठीक है। इन्हें महात्मा गांधी फूले भी कहा जाता था, ठीक है, इनको ही यानी कि ज्योतिबा फूले को महात्मा फूले भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स देखिए जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है, ठीक है, इसकी रचना की थी और ये 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स, तो ये 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स की 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। सुखदेव को, मंगल पांडे को, भगत सिंह को या फिर राजगुरु को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, मंगल पांडे को, ठीक है। मंगल पांडे को ही फ्रेंड्स अपने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप पर उनको फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, बट कोई बात नहीं।
देखिए क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता नीति है, ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका जो है वो व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। दूसरा ऑप्शन है, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। और थर्ड ऑप्शन है कि इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासन की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन देखिए है कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंग्रेजों की सर्वोच्च नीति के संबंध में आपके जो कथन है, ठीक है, वो कौन सा कथन सही है अंग्रेजों की सर्वोच्चता निधि के संबंध में। तो देखिए फ्रेंड, जब आप अंग्रेजों की सर्वोच्चता निधि के संबंध में आएंगे तो वहां पर सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, यानी कि उनका ये दावा करना था कि जो कंपनी है, ठीक है, उनका दावा करना था कि जो उसकी सत्ता है वो सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ग्रह के बारे में। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसमें ग्रह के बारे में अच्छे से दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, यानी कि किस समूह में, ग्रह के किस समूह में जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं। पहला ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, मंगल। तीसरा सेकंड ऑप्शन है आपका शनि, शुक्र, नेपच्यून। और थर्ड ऑप्शन है शनि, शुक्र, मंगल। और चौथा है शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आपका सौरमंडल है, ठीक है, यानी कि जो सौरमंडल में आपके शनि है, बृहस्पति है और यूरेनस है। ठीक है, इन ग्रहों के देखिए फ्रेंड्स चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो छल्ले होते हैं फ्रेंड्स, ये विभिन्न गैसों यानी कि हिमकणों तथा चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है, जो बृहस्पति के छल्ले होते हैं फ्रेंड्स, वो धूल कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये अति पतले होते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो पृथ्वी है उसको भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर को ढूंढना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। और चौथा है पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। तो देखिए फ्रेंड, जब से क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, तो क्यों वर्णित किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए उसे भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, भूभाग का देखिए फ्रेंड्स अर्थ होता है जो पृथ्वी के समान आकार का हो। ठीक है, यानी कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां यानी कि जो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी देखिए फ्रेंड्स न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति जो है वो जीवन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो काफी लॉन्ग लॉन्ग दे रहे हैं भाई सीटेट में। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि, यानी कि जो पृथ्वी है उससे जो चंद्रमा आप देखेंगे, ठीक है, पृथ्वी पर से आप जब चंद्रमा को देखेंगे तो केवल उसका एक भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाती, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता है, ये भी आपका गलत होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और तीसरा ऑप्शन है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, तो ये सब बिल्कुल गलत की बातें हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ
बिल्कुल करेक्ट होगा कि देखिए जो चंद्रमा होता है फ्रेंड्स वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट में पूरी करता है, ठीक है। यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट में पूरी करता है, ठीक है। और यानी कि इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर इतना ही घूर्णन करता है। यही कारण है कि जो चंद्रमा है वो सदैव यानी कि जो चंद्रमा का सदैव ही एक भाग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी से लगभग फ्रेंड्स चंद्रमा का जो 57 भाग है उसको देखा जा सकता है, ठीक है। कितना भाग? 57 भाग, ठीक है। यानी कि 27 महीने 1 मिनट 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पृथ्वी जो आपकी चक्कर लगाती है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यानी कि जो चक्कर लगाती है, ठीक है। 27 दिन 7 घंटा और 45 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूराल पर्वत अलग करते हैं, यानी कि जो यूराल पर्वत है फ्रेंड्स वो किसको अलग करते हैं। पहला ऑप्शन है अफ्रीका और यूरोप को, दूसरा उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, तीसरा है अफ्रीका और एशिया को, और चौथा है एशिया और यूरोप को। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप यूराल पर्वत की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भूपर्पटी में वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जब भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, क्रेटर केंद्र या फिर उद्गम स्थान, तो उसे फ्रेंड्स अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी कि जिस जगह से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं फ्रेंड्स उसे भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जो आपका करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा है तापमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो देखिए फ्रेंड जब आप हवाई जहाज उड़ाने की जो सबसे आदर्श है, ठीक है, वो आपका समताप मंडल है, ठीक है। और इस मंडल का देखिए फ्रेंड्स जो विस्तार होता है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, ठीक है, समताप मंडल का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा राइट ऑप्शन आपका 4 होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण है, ठीक है, इनको करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है पार्थिव विकिरण, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है सूर्यातपन और चौथा है सौर विकिरण। तो देखिए फ्रेंड जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका सौर विकिरण है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो आपकी अमेजन बेसिन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है और मैंग्रोव वनों से ढका है, ठीक है, मैंग्रोव वनों से ढका है। दूसरा ऑप्शन है कि अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। थर्ड ऑप्शन है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। चौथा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी अमेजन नदी है, ठीक है, सॉरी अमेजन बेसिन है, ठीक है, इसके संबंध में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जो अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, वो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क, ठीक है,
विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है शिलोंग सिलचर, दूसरा है उधमपुर श्रीनगर, तीसरा है ऑप्शन है ईटानगर पासीघाट और चौथा है मनाली लेह। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब विश्व की बात आती है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे करेक्ट जो होगा वो आपका मनाली लेह होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो आपका मनाली लेह है। ठीक है, यह राजमार्ग जो है वो मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश को लेह जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी फ्रेंड जो समुद्री तल से ऊंचाई होती है वो 5600 मीटर है। ठीक है, यह रोहतांग सुरंग से जाती है जिसके सड़क की कुल चौड़ाई, ठीक है, 11 मीटर है। ठीक है, और सुरंग की फ्रेंड जो कुल लंबाई है वो 8.8 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो सड़क है फ्रेंड्स वो आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 3978 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? ठीक है, जो भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए न्यूनीकरण क्रियाविधि है, ठीक है, वो कौन सी इसमें से नहीं है? पहला ऑप्शन है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। सेकेंड ऑप्शन है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। थर्ड ऑप्शन है भूस्खलन प्रवाल क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, और चौथा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, जिसमें से आपकी न्यूनीकरण जो क्रियाविधि होती है वो नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, बाकी सब है। ठीक है, जो नहीं है वो है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, यही आपका न्यूनीकरण क्रियाविधि नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? ठीक है, यानी कि किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला या फिर सोना। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसे काला सोना कहा जाता है वो आपका पेट्रोलियम है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसे काला सोना कहने का मुख्य कारण ये है कि जो पेट्रोलियम का प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो विभिन्न उत्पादों में किया जाता है और इसका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका नरोरा, दूसरा है पोखरण, तीसरा है कलपक्कम और चौथा है आपका तारापुर। ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका परमाणु सॉरी जो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो वो आपका देखिए फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, पोखरण। ठीक है, देखिए जो नरोरा है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु और जो तारापुर है वो महाराष्ट्र भारत का परमाणु संयंत्र है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो आपका कैगा है आपके कर्नाटक में है। ठीक है, और काकरा पार है वो गुजरात में है। ठीक है, केडनकुलम तमिलनाडु में है तथा आपका रावत भाटा जो आपकी राजस्थान में है। ठीक है, ये सब आपके भारत का परमाणु संयंत्र है। ठीक है, और जो आपका देखिए फ्रेंड्स पोखरण है ये आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित परमाणु परीक्षण केंद्र है। ठीक है, तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स वो आपका पोखरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, जो नहीं है वही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। हम आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपके और भी जिससे कि क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है किस देश में? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है भारत और चौथा है आपका मलेशिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी
मैक्सिको है, ठीक है। देखिए जो मध्य अमेरिका और जो मैक्सिको है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखिए जो ब्राजील है फ्रेंड्स, ठीक है, ब्राजील, इसमें स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो मलेशिया है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें जो स्थानांतरित कृषि होती है फ्रेंड्स, उसे लेदांग कहा जाता है, ठीक है। और जो भारत है, वहां पर जैसे झूम खेती आपकी होती है, ठीक है, ये सब आपके स्थानांतरित खेती होती है, झूम, दीपा, वत्रा, पोडू, कुमारी, ठीक है, कमान, विंगा, घध, सॉरी, घधावी, ठीक है, वेवार, डहरिया, जरा, जरका, ये सब भारत में। और जो मिल्पा है फ्रेंड्स, वो आपके मध्य अमेरिका और मैक्सिको में जाना जाता है मिल्पा के नाम से, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, ठीक है। पहला ऑप्शन है मारुति उद्योग लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा है सुधा डेयरी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आपका होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जो हिंदुस्तान, सॉरी, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट वहां पर आपका होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं सही है, ठीक है, ध्यान देना है आपको, करेक्ट वाले ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है, कि जो ग्राम सभा है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है। तीसरा ऑप्शन है यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। और चौथा है कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का उल्लेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, उसका सचिव जो होता है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपके ग्राम सभा के बारे में सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट भी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर, ठीक है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स लोकतंत्र में जो लोगों की सहभागिता होती है इस पर आपको विचार करना, ठीक है। पहला आपका दिया गया है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल गलत है कि जो लोकतंत्र होता है इसमें सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका होता है, तो ये आपका गलत होगा। और दूसरा है कि लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला गलत है लेकिन आपका सेकंड जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा कि एक गलत है और 2 सही है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है। जो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिद्ध सागा, दूसरा है निर्वाण सागा, तीसरा है बुद्ध सागा और चौथा है आपका केसर सागा। तो देखिए फ्रेंड, जो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है वो आपका केसर सागा है, ठीक है। केसर सागा फ्रेंड्स तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है फ्रेंड्स बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एसएसटी के फ्रेंड्स, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन लॉन्ग है, लास्ट है बट लॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पटवारी, ठीक है, पटवारी यानी कि लेखपाल, ठीक है,
पटवारी के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा करता है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए, जब कहीं भी विवाद वगैरह होता है जमीन के मामले में, या फिर आपको जमीन लिखाना है, चाहे जो कुछ भी करना है, तो वहां पर आपका पटवारी यानी कि लेखपाल ही आकर के जो गांव के समूह की जो भी आपके आदतन यानी कि जो जमीन है उसका लेखा जोखा जो भी करना रहता है, ठीक है, ये आपका लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो पटवारी होता है यानी कि जो लेखपाल होता है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही जो उगाई गई फसल होती है उसके बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या नहीं होता है। तो इसका जो उत्तरदायी होता है वो आपका पटवारी होता है। ठीक है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आज की फ्रेंड्स क्लास में हमने अपने 30 क्वेश्चन एसएसटी के कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है। और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को तो शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में यानी कि सीडीपी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।